हाँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और मैंने आपको सर। समझाया कि लाइफ क्या होता है। और उस दिन मैंने आपको बताया कि लाइफ होने के लिए कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। और उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। मूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक था। फिर मैंने आपको कुछ हिस्ट्री समझाई थी कि सबसे पहले एक सेल को किसने देखा, एक लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, और सेल थ्योरी किसने दिया, ये भी मैं आपको समझाया। मैंने सेल थ्योरी में आपको दो स्टेटमेंट दिए। पहला बताया था ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल, सभी लिविंग सेल के ही बने होते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि ऑलवेज सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल पहले से मौजूद सेल में डिवीजन होने से ही बनती है, ये भी आपको समझाया था। तो ये सेल थ्योरी कंसेप्ट हुआ। आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं कि वाकई में एक सेल होती कैसी है, एक सेल में क्या क्या होता है। तो एक सेल होती कैसी है ये जानने के लिए क्यों ना हम कुछ एक एक्टिविटी जैसा करने की कोशिश करें। अब ऑनलाइन क्लास में एक्टिविटी तो नहीं होगा, लेकिन हमारे घर में एक प्याज होता है, ओनियन, आपने देखा प्याज इस तरह यस यस सर। का। सर। हाँ, इस तरह का एक प्याज मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह का। हाँ, ये आपका प्याज हो गया। अब आप प्याज का जब ये छिलका उतारते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपने छिलका उतारा, ठीक है। तो जब हम ये छिलका उतारते हैं तो इसके अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन भी होती है अंदर, और इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। अगर इस मेम्ब्रेन को तोड़कर एक चिमटी से एक छिलका सा उतारें, पतला सा छिलका उतारें, ये ऐसे छोटा सा मैंने यहां से छील के एक केवल ट्रांसपेरेंट एक झिल्ली के जैसे, मेम्ब्रेन के जैसे, वो अगर हम निकालें और इसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो मालूम हमको ये कैसा दिखेगा। ये छिलका सा, ये मान लीजिए इतना, ये माइक्रोस्कोप में दिखेगा ऐसा, इतना बड़ा। हाँ, और फिर इसके अंदर हम देखते हैं तो ये छिलका छोटे 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 कमरों से मिलके बना है, ए लिटिल रूम। जैसे रॉबर्ट हुक को दिखाई दिए ना, ऐसे हमको इस प्याज के छिलके में ये छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं। जब आप लैब में आएंगे, जब क्लास खुलेगी, तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में ये सब दिखाऊंगा। और ये हर एक छोटे कमरे के अंदर इस तरह की डार्क स्ट्रक्चर भी दिखती है। इसका मतलब वो प्याज का छिलका भी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है, और इस छोटी यूनिट को ही हम बोलते हैं सेल। इसका मतलब सेल कुछ ऐसी होती है। पूरा का पूरा प्याज अपने आप में सेल से मिलके बना है, और ये सेल है प्लांट सेल। ऐसे अगर आप अपनी बॉडी की स्किन को थोड़ा सा खुरच के एक पतला सा छिलका, खास तौर पे आपके चीक सेल, जो गाल के अंदर एक लेयर होती है, कई बार आप गरम गरम चाय पीते तो एक लेयर सी आपकी छूटती है। अगर उस लेयर को भी अगर आप माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो वहां पर भी ऐसे छोटे 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 कमरे 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 से उस मेम्ब्रेन में आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी भी ऐसी ही छोटे छोटे कमरों से मिलके बनी है। चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सबके अंदर ये वो फंडामेंटल यूनिट है जिससे कि लिविंग बने होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। अब ये ह्यूमन की चीक सेल है, तो ये एग्जाम्पल है अपने आप में एक एनिमल सेल का। अब देखिए, जब हमने एनिमल सेल देखी, हमने प्लांट सेल देखी, और हमने माइक्रोस्कोप यूनिसेलुलर देखे, तो हमको हर सेल में कुछ बेसिक सिमिलरिटी दिखाई दिया। सभी सेल एक जैसी हैं, चाहे उनकी शेप अलग है, चाहे उनका कलर अलग है, चाहे उनकी साइज अलग है, लेकिन चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या यूनिसेलुलर हो,
सबके अंदर कुछ बेसिक समानता हमको दिखती है। जैसे हर सेल के बाहर एक आउटर मोस्ट एक दीवार है, एक बाउंड्री है जो बताती है कि ये सेल इतनी ही बड़ी है। हर सेल के बाहर ये एक कवरिंग होता है, एक मेम्ब्रेन सी होती है, कुछ ना कुछ एक लाइनिंग होती है जो उस सेल की साइज को डिसाइड करती है। इसको बोलते हैं लाइनिंग ऑफ सेल। हर सेल की एक बाहर बाउंड्री होती है, उसके अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर पानी जैसा भरा होता है, जिसको हमने साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। चाहे वो मोनियन की सेल हो, चाहे वो एनिमल की सेल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर अमीबा जैसी सेल हो, सबके अंदर एक बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और उसके अंदर वाटरी कंटेंट भरा रहता है और अंदर एक न्यूक्लियस होता है। हाँ? तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्लांट सेल पढ़ रहे, कि हम एनिमल सेल पढ़ रहे, कि हम अमीबा पढ़ रहे, अगर हमें लाइफ बनाने वाली इन छोटी छोटी यूनिट को समझना है तो हमें इस पूरी सेल को स्टडी करना पड़ेगा कि ये सेल आखिर होती कैसी है, क्या क्या होता है इसके अंदर। ये जो एक सेल है ओनियन की, जिसमें एक न्यूक्लियस है, पानी जैसा भरा है, क्या इसके अंदर और कुछ होता है? होता है तो ये अपना काम कैसे करती है? क्योंकि मैंने बताया लाइफ अगर है तो उस सेल के अंदर काम होते रहना जरूरी है। इसका मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन हो रहे, इस सेल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन हो रहे, इस सेल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन हो रहे। हर लाइफ को बहुत सारे काम करना है, तो ये आखिर अपने वर्क कैसे करती है और क्या वाकई में ये वो यूनिट है जिससे पूरा प्लांट बना है या पूरा एनिमल बना है? बिल्कुल, सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ के। कोई भी लाइफ हो इस दुनिया की, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है और हर छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट को ही हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक सेल आखिर ओवरऑल होती कैसी है, इसकी शेप साइज कैसी होती है। तो चाहे हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, कोई सेल मान लीजिए आपके गोल दिखाई देती है, कोई सेल आपके इस तरह की दिखाई दे सकती है, कोई सेल आपके लंबी सी इस तरह की दिखाई दे सकती है, कोई सेल आपके इस तरह की दिखाई देगी। इनकी शेप साइज कलर बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सबके अंदर एक आउटर मोस्ट दीवार मौजूद है और सबके अंदर वाटरी कंटेंट इनके अंदर भरा पड़ा है। मतलब सेल की अगर बेसिक स्ट्रक्चर बात करें तो सभी सेल सेम टाइप की होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल एक ही जैसी होती हैं, हालांकि लंबाई में, साइज में, हाँ, ये सब अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बेसिक सिमिलरिटी तो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सेल के अंदर क्या क्या होता है। कोई भी सेल हो, सबके बाहर जो ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो पानी जैसा भरा है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तीन नाम थोड़ा याद करना है, चाहे वो ये वाली है तो इसका ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा और ये इसके अंदर जो वाटरी कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं। हर सेल के अंदर बहुत सारे वर्क होते हैं। अब सवाल ये आता है, इस सेल में काम कौन करेगा? इसका मतलब हर सेल को बाहर से लगातार, चूंकि ये एक लाइफ है, सेल अपने आप में एक लाइफ है, तो लाइफ जहां होती है वहां फूड की जरूरत होती है, वहां पर
अगर हम बात करें तो ग्रोथ वहाँ देखने को मिलती है, वहाँ कुछ नया बनाया जाएगा, कुछ नया बनाया जाएगा, कुछ पुराना लगातार टूट रहा होगा, वहाँ रिपेयरिंग हो रही होगी, है, और वहाँ कुछ गंदगी फैली है उसको साफ किया जा रहा होगा, क्लीनिंग वहाँ पे हो रही होगी। बहुत सारे फंक्शन है जो ये होते रहते हैं सेल के अंदर, कुछ नया बन रहा है, कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ ग्रोथ कर रही है, कोई सेल डिवीजन कर रही है, क्योंकि सेल डिवाइड भी होती है। तो ये सब काम होते रहते हैं। ये काम यहाँ करेगा कौन? जब हमने इनको माइक्रोस्कोप में देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, तो इस सेल के अंदर बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट भी हमको दिखाई दिए, और ये कंपोनेंट, इनको हमने नाम दिया सेल ऑर्गेनेल। इनको हमने क्या नाम दिया? सेल ऑर्गेनेल। मतलब सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं। जैसे एक रेडियो है, रेडियो को खोल के जब हम देखते हैं तो उसके अंदर स्पीकर लगा है, उसके अंदर कैपेसिटर लगा है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा है। जब हम एक कमरे को देखते हैं, ए लिटिल रूम, ये सेल क्या है? एक लिटिल रूम। जब हम एक कमरे को देखते हैं तो कमरे के अंदर पर्दे लगे हैं, टीवी लगी है, सोफा सेट लगा है, आपका डबल बेड लगा है, आपकी चेयर लगी है, कंप्यूटर रखा हुआ है। जैसे एक कमरे के अंदर बहुत अलग अलग सामान होते हैं, ऐसे ही हर सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इन सभी सेल ऑर्गेनेल के नाम अलग हैं, इनकी स्ट्रक्चर अलग है, और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कमरे के अंदर सोफा सेट का काम क्या है? बैठने का काम करेगा। टेबल का काम क्या है? सामान रखने के काम आएगा। डबल बेड का काम क्या है? सोने के काम आएगा। है, टीवी का काम क्या है? हमको पिक्चर दिखाएगा। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, और कोई इसमें खाना वाला, ये फूड वाला काम करेगा, कोई ग्रोथ वाला काम करेगा, कोई कुछ मेकिंग वाला काम करेगा, कोई रिपेयरिंग वाला काम करेगा, कोई क्लीनिंग वाला काम करेगा, कोई डिवीजन में हेल्प करेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय द सेल, एंड दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल। हर एक काम करने के लिए एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल होता है हर सेल के पास। क्योंकि हर सेल लिविंग है, ये जितनी भी सेल हम बात करें, चाहे वो साइज में अलग हैं, चाहे शेप में अलग हैं, चाहे लंबाई चौड़ाई की बात हम अलग अलग करते हैं, लेकिन सबके अंदर काम करने वाले जो आइटम हैं वो सब एक ही जैसे हैं। अब किसी का डबल बेड बड़ा वाला है, किसी का डबल बेड छोटा वाला है, किसी का सोफा सेट महंगा है, किसी का सोफा सेट सस्ता है, लेकिन काम तो वही करेगा ना जो है। इसका मतलब चाहे प्लांट सेल है उसको भी काम करने हैं, एनिमल सेल है उसको भी काम करने हैं, एक बैक्टीरिया है उसको भी काम करने हैं, सबको काम करने हैं। अब जब हम बात करते हैं तो कई सारे लिविंग, उनकी बॉडी में केवल एक सेल ही होती है, इस सेल को ही फूड लेना है, इस सेल को ही डिवीजन करना है, इस सेल को ही न्यूट्रिशन करना है, इस सेल को ही रेस्पिरेशन करना है। ऑल द फंक्शन will be performed by this cell. Whole body of this cell is complete life. ये अपने आप में complete life है। और ऐसे लिविंग को जिनकी बॉडी केवल एक सिंगल सेल से बनी है, उन लिविंग को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर लिविंग। उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर लिविंग। ऐसे कुछ लिविंग के एग्जाम्पल आपको याद होंगे। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब एक सिंपल इस तरह के सेल होते हैं। ये अपने आप में एक बैक्टीरिया है, ये अपने आप में एक बैक्टीरिया है, ये अपने आप में एक बैक्टीरिया है। तो ये जो है अपने आप में यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद अगर दूसरा हम एग्जाम्पल लें तो अमीबा। अमीबा में तो शेप और साइज भी बदलती रहती है। अभी अमीबा ऐसा था, थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो गया, अगली बार देखा तो ये ऐसा हो गया। इसकी तो बॉडी की शेप और साइज भी बदलती रहती है। लेकिन पूरा अमीबा अपने आप में कंप्लीट लाइफ है, एक सिंगल सेल से बनी हुई लाइफ है अमीबा।
और भी एक आध नाम अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लिविंग हैं। हम एक और नाम याद कर लेते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये भी एक यूनिसेलुलर लाइफ है। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, जैसे ये इस तरह की एक शेप होती है। ये अपने आप में एक तरह की लाइफ है और इसके पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। ये हो गया पैरामीशियम। ऐसे ही प्लाज्मोडियम, कई सारे मैं नाम यहाँ ले सकता हूँ जो यूनिसेलुलर होते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े बड़े प्लांट की, बड़े बड़े एनिमल की। जैसे मान लीजिए मैं एक प्लांट बनाता हूँ, एक छोटा सा पौधा बनाता हूँ। हाँ, ये इसकी रूट हो गई, ये इसकी लीव्स हो गई। हाँ, ये सपोज इसमें फ्लावर भी आ रहा है। अब आप देखेंगे तो इसकी जो पत्ती है वो छोटी 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 सेल से बनी है। सेल 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 सेल। ऐसे इसकी रूट में देखेंगे तो सेल सेल सेल, पूरे स्टेम में देखेंगे तो सेल सेल सेल, फ्लावर देखेंगे तो सेल सेल सेल। कुल मिला के बहुत सारी सेल इसमें इकट्ठी हो गई, ग्रुप बना लिया सेल ने। और पूरी बॉडी, अगर पूरे प्लांट की हम बात करें तो कंप्लीट बॉडी ऑफ दिस प्लांट इज कंपोज्ड बाय मोर देन वन सेल। एक से ज्यादा सेल मिलकर जब प्लांट की बॉडी बनाती हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर प्लांट। समझ में आया बात? ऐसे ही अगर हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करते हैं, हाँ, ये ही आपका ह्यूमन बींग्स हो गया। इसके चलो हाथ लगा देते हैं, इधर एक हाथ लगा देते हैं, टांग लगा देते हैं, हाँ? अब इसकी बॉडी की बात करें तो हर जगह स्किन में सेल सेल सेल, ब्लड में सेल सेल सेल, हड्डियों में सेल सेल, इसकी मुंडी में सेल सेल, हर जगह पूरी बॉडी में करोड़ों सेल हैं। टांग में सेल सेल, ईच एंड एवरी पार्ट इज कंपोज्ड बाय सेल। इसीलिए तो हमने बोला कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पूरी बॉडी को बना कौन रहा है? पूरी बॉडी को सेल बना रही है। इसकी बॉडी में से सेल को निकालो, माइक्रोस्कोप में देखो रख के, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा और ये सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। हाँ, सबके अंदर, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सबके अंदर एक ही जैसा काम है। तो क्यों ना जब हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, सभी बड़े बड़े पौधे, सभी बड़े बड़े एनिमल, ये सब बहुत सारी सेल से बने। अब इसके अंदर काम कौन करेगा? देखिए, सुरक्षा का काम स्किन करेगी, है, प्रोटेक्शन का काम अलग टाइप की सेल कर रही हैं, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा, है, न्यूट्रिशन का काम अलग करेगा, डाइजेशन का काम अलग होगा, एक्सक्रिएशन का काम अलग होगा। तो इसकी बॉडी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो काम कौन कर रहा है? ग्रुप ऑफ सेल कर रही हैं, ग्रुप ऑफ सेल। और जब एक पूरा लिविंग एक सिंगल सेल से बना था तो सभी काम एक सिंगल सेल कर रही थी। इनके अंदर अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल कर रही हैं। ये ब्रेन की जो सेल है उनका काम अलग है, वो थिंकिंग करती हैं, सोचने का काम करती हैं। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन काम हर सेल करती है। Each and every cell will perform their function because all cells have their cell organelle। हर सेल के अंदर काम करने वाले अलग अलग छोटे छोटे आइटम लगे होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम कह सकते हैं ना कि सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों ना हम इनको एक बार समझने की कोशिश करें। कोई भी एक सेल लेते हैं और उस सेल को जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो मैंने एक सिंपल सी सेल बनाई, ये एक सिंपल सी सेल बनाई। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमको रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि न्यूक्लियस होता है। ये सपोज न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्यों ना हम इसी को समझने की कोशिश करें कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या है। एक एक करके चीज पढ़ेंगे, हर पार्ट का एक सेल के अंदर क्या क्या होता है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। वो कैसा स्ट्रक्चर है, उसका क्या काम होता है, वो क्या करता है सेल के अंदर, और कुछ स्पेशल बातें अगर उसकी हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे।
तो जब हम एक पूरी सेल को समझ जाएंगे, फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हर सेल में जो स्ट्रक्चर होती है वो है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, या हम बात करें लाइनिंग। ईच एंड एवरी सेल हैव इट्स आउटर मोस्ट लाइनिंग, इट इज द सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले देखते हैं कि ये किस चीज से बनी है, आखिर कौन सा केमिकल है जो इसको बना रहा है। जैसे जब हम एक कमरे की बात करते हैं, एक मकान की बात करते हैं, तो उसकी दीवारें सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि उस कमरे की दीवार किस चीज से बनी है। तो हमको आंसर मिलता है कि वहां सीमेंट होता है, वहां सैंड होता है, वहां ब्रिक्स होती हैं, इनसे ही तो मिलके बनती है दीवार। तो ये जो दीवार है, आप इसको एक बॉल मान के समझिए, एक बॉल जैसे होती है, बिल्कुल ये बॉल समझिए। अब एक बॉल की आउटर मोस्ट जो ये लेयर है, ये किस चीज से बना है। तो हम यहां सेल की बात करें तो सेल की आउटर मोस्ट लाइनिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये बनी होती है दो केमिकल से, एक जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन और दूसरा केमिकल है जिसे हम बोलते हैं लिपिड। दो केमिकल के नाम याद करो जिनसे मिलकर ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। अब ठीक है, समझ में आ गया कि ये एक्चुअली दो चीज आपस में मिक्स हो गई और उन दोनों चीज ने मिलकर ये बना दिया है, लिपिड और प्रोटीन ने मिलकर बना दिया। ठीक है, अब ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है सेल में। तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ईच सेल, इट मेक्स द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द सेल। ये बाउंड्री बनाती है सेल की, और बाउंड्री अगर बन गई तो फिर बाहर की चीज अंदर आने में और अंदर की चीज बाहर जाने में एक रुकावट का काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अंदर आ जाए और अंदर की चीज बाहर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक क्या बन गया, एक मेम्ब्रेन बन गई है। ये मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane is the outermost lining of each cell. It is composed by protein and lipid. It help to movement of some molecule. कुछ मॉलिक्यूल जैसे फूड लेना है तो फूड तो अंदर आना चाहिए, ऑक्सीजन लेना है ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर मान लीजिए कोई खतरनाक केमिकल है, वो बोलता मुझे जाना है, ये नहीं आना चाहिए। अंदर से कोई कचरा है, वेस्टेज है, तो उसको बाहर जाना चाहिए। अंदर कोई ग्लूकोज है, फूड है, वो बोलता बाहर जाना है, उस फूड को बोलेंगे आप बाहर नहीं जा सकते। तो कुल मिला के ये सेल मेम्ब्रेन के पास वो पावर होती है कि ये केवल कुछ चीजों को ही अलाउ करती है बाहर अंदर होने के लिए, सबको अलाउ नहीं करती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब होता है केवल सेलेक्टिव चीज वो अंदर बाहर हो सकती है, हर चीज अंदर बाहर नहीं हो सकती। आधी चीज, सेमी का मतलब कुछ कुछ अंदर कुछ कुछ बाहर, सब चीज बाहर अंदर नहीं हो सकता। इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल भी कह सकते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल, केवल कुछ सेलेक्टेड आइटम को ही ये परमेबल है, बाकी के लिए ये परमेबल नहीं है। थोड़ा बात समझने की कोशिश करना। द सेल मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज सम मॉलिक्यूल टू गो इनसाइड and some molecule to go outside. Not all the molecule can go inside and outside. Only the selectively they will be allowed. So
इट इज द मेन फीचर ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लाइनिंग बना रही है और साथ ही साथ ये कंट्रोल कर रही है कि कौन अंदर आना चाहिए और कौन बाहर जाना चाहिए। बात समझ में आई? वेरी गुड। ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल, इसको पिचकाने पे पिचक जाएगी, छोड़ने पर वापस आ जाएगी। हाँ, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल होने के कारण ये कोई भी, जैसे बाहर फूड है तो फूड इसमें आ रहा है तो ये इस तरह से पिचक जाएगी और फूड यहाँ पे आ जाएगा, फिर और थोड़ा पिचक जाएगी तो फूड यहाँ पे आ गया और इस मेम्ब्रेन को बंद कर देंगे तो फूड अंदर आ गया। तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने के कारण एक तो अपनी रिपेयरिंग मेंटेनेंस करती रहती है, अगर कहीं से टूट जाती है तो फिर से दोबारा जुड़ जाती है। और ये बाहर से कोई भी चीज को निगल सकती है, गटक सकती है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर बाहर की कोई चीज सेल के अंदर आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब सेल, साइटोसिस का मतलब सेल, सेल के अंदर कोई चीज आई, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है? कोई भी फूड को एक मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने के कारण फूड को अंदर गटक जाती है, निगल जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। वो फूड है इसलिए अलाउ किया। अगर वो एक बैक्टीरिया होता जो इस सेल के अंदर आना चाह रहा है तो उसको ये अलाउ नहीं करती, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते, नो यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द सेल। तो इस तरह की प्रॉपर्टी रखती है ये सेल मेम्ब्रेन, जो हर सेल के पास होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। अब सवाल ये आता है कि सर वो ऐसा कैसे करती है? एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें होते हैं लिपिड और प्रोटीन। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों केमिकल हैं, ये दोनों केमिकल हैं। ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलके बने हैं ये। तो ये केमिकल के साथ जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बना ले, जो चिपक जाए, उसको तो ये अलाउ कर देंगी, और जो इनसे नहीं जुड़ पाए वो बाहर रह जाएंगे। तो इन केमिकल के कारण ही ये सेलेक्टिवली परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल है केवल उन केमिकल के कारण। जिस केमिकल का किसी के साथ दोस्ती हो जाता है उसको अलाउ कर देता है, और जिसका दोस्ती नहीं होता उसको अलाउ नहीं करता है। अब ये एक सेल रखी है और ये मेम्ब्रेन है, इसकी अंदर न्यूक्लियस है, यहां साइटोप्लाज्म है। अब ये सेल मेम्ब्रेन में जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ स्पेशल और भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सेल को बाहर से लगातार ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है और अपने अंदर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जरूरत पड़ती है। आखिर इस ऑक्सीजन को क्या पता कि मुझे सेल के अंदर जाना है? इस सेल के कोई हाथ पैर तो है नहीं जिसने ऑक्सीजन को पकड़ा और अंदर ले लिया। और इस CO2 को क्या पता कि मुझे बाहर जाना है? इसमें किसी ने धक्का मार दिया क्या? नहीं, धक्का तो कोई नहीं मारने वाला इसके अंदर, ऐसा तो है नहीं। ये CO2 अपने आप बाहर चली जाती है, ये ऑक्सीजन अपने आप अंदर चली जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है? क्यों मॉलिक्यूल मूव करते हैं? क्यों बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है और अंदर से कोई चीज बाहर क्यों जा रही है? अगर ये आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमको दो प्रोसेस समझनी पड़ेगी। एक प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन और दूसरी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। एक्चुअली डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके कारण ये ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। यहां क्यों एक प्रोसेस हुआ जिसका नाम था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हुआ इसलिए ऐसा हुआ, हम बोलते सीधा सिंपल, यहां डिफ्यूजन हुआ इसलिए ऑक्सीजन अंदर आई, डिफ्यूजन हुआ इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। आखिर क्या होता है डिफ्यूजन, ये समझने की जरूरत है।
ऐसे ही जब हम एक सेल को पानी में रखते हैं तो कई बार हम देखते हैं, जैसे किशमिश आपने पानी में रखा, एक पानी के अंदर किशमिश रखा, हम देखते हैं पानी उसके अंदर चला जाता है और वो किशमिश फूल जाती है, मोटी हो जाती है। तो इसका मतलब पानी भी अंदर जाता है और पानी जरूरत पड़ने पर बाहर भी आता है। पानी अंदर क्यों गया? क्योंकि वहां ऑस्मोसिस हुआ। ध्यान देना, जब मैं गैस की बात कर रहा तो मैंने डिफ्यूजन बोला, अब मैं पानी की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या हुआ? ऑस्मोसिस हुआ। ऑस्मोसिस के कारण ही पानी अंदर जाता है और ऑस्मोसिस के कारण ही पानी बाहर आता है। इसका मतलब ये दो प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा। बीच में सेल मेम्ब्रेन होते हुए भी ये काम क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमको जानना पड़ेगा। इसका मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, हमको सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ समझते हैं तो आसानी हो जाएगी। हालांकि सेल मेम्ब्रेन जब कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, आपको सीधा सिंपल बात करना है, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ ईच सेल, इट इज कंपोज्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन, and cell membrane is a selectively permeable membrane because some molecule can go inside and outside through the membrane. Cell membrane is also flexible, and due to flexibility the cell is capable to receive the food from outside, so it is endocytosis. इतना कंसेप्ट बस केवल आपको लिखना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने क्या क्या बोला कुछ नहीं पता चल रहा है, फिर से सुनना है, ढंग से समझना है, आपको ये सब समझ में आना चाहिए। कल की क्लास में मैं बात करूंगा ये डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे गैस अंदर जाती है, कैसे बाहर जाती है, कैसे पानी अंदर जाता है और कैसे बाहर आता है। हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेस को कल की क्लास में या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें समझने का प्रयास